हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर होता यह है दोस्तों कि उन टॉपिक का हमारा या तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या हमारा उसमें कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने के बावजूद भी हमारे गलत हो जाते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं उनके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, जिनको बहुत ही इजी वे में ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सरल अंदाज में आपको समझाया जाए, जिससे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें वीडियो की इम्पोर्टेंसी की, दोस्तों हाल ही में जो हमारा NTUGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमारे इन सभी वीडियो से देखने को मिले थे, जो काफ़ी ज़्यादा वीडियो नहीं है, लगभग 30 या 40 वीडियो अभी तक डले हुए होंगे। तो आपको उन सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों हम आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी तरह के हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, NTUGC नेट, TGT, PGT, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से, जैसे कि हम देख रहे हैं थंबनेल में, ह्वेनसांग की जो भारत यात्रा है, तो इसने भारत के बारे में क्या क्या उल्लेख किया है, क्या क्या जानकारी दी है, किस किस शासक के समय इसने कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र की यात्रा की है, इन सभी के बारे में बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना समय गवाए चलते हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया जाता है। तो चलते हैं हम स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम ह्वेनसांग के बारे में पूरी बात करेंगे। ह्वेनसांग ने किस समय भारत के अंदर यात्रा की, किस किस स्थानों पर यात्रा की, किस किस स्थानों के बारे में क्या क्या इन्होंने उल्लेख किया, और शासकों के बारे में क्या क्या जानकारी दी, इन सभी के बारे में आज विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। आपका आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, आपका बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं हम हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने ह्वेनसांग की ये फ़ोटो लगा ही रखी है। तो ये पेंटिंग है, मतलब ये उस समय का, मतलब इस टाइप से दिखता होगा, इस तरीके की ये पेंटिंग बनाई गई है। और पेंटिंग के साथ आप देख सकते हो कितना ये जुगाड़ी इंसान था, अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर भारत के अंदर आया था। ये अपनी एक ये पीछे जाली लगा रखी है इसने, इस जाली के अंदर ही अपना पूरा सामान फिट कर रखा है, सोने बैठने का, खाने पीने का जो भी आइटम था इसका, सब इस जाली के अंदर रखा हुआ है। और इस तरीके से ये भारत के अंदर आया था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये चीनी लोग प्राचीन काल से ही जुगाड़ी इंसान थे। आज वर्तमान समय में भी कई सारी जुगाड़ की चीज़ें बनाते रहते हैं। तो ये प्राचीन काल में भी ये जुगाड़ी थे और आज भी ये जुगाड़ी है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो। इसके बाद ये ह्वेनसांग की जो भारत यात्रा रही है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है मैप के अनुसार कि किस तरीके से भारत के अंदर आया था दोस्तों। ये भारत में ये हेनान प्रांत से अपना यात्रा शुरू की थी इसने। यहाँ से अपना चीन से यहाँ से इसने भारत की यात्रा शुरू करी है। तरफान, कच्छ और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे होते हुए ये तक्षशिला, तक्षशिला के बाद दोस्तों ये नीचे आता है, देख लेते हैं हम यहाँ पे तक्षशिला। फिर तक्षशिला के बाद दोस्तों ये मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, पहले यहाँ जाता है, नासिक होते हुए उज्जैन, और ये फिर ये दक्षिण भारत जाते हुए ये यहाँ पे आ जाता है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह वगैरह। फिर यहाँ से असम की यात्रा करता है, लुम्बिनी और सवास्ती। तो मतलब जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जो प्लेस है, कहाँ कहाँ पे इसको जाना था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी स्थान थे, उन सभी की भी इसने यात्रा की है। और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी इसने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो ये यात्रा आप समझ सकते हो। और ये एक, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा
चीनी यात्री जल मार्ग से गया था और स्थल मार्ग से आया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ह्वेनसांग की अगर बात करें दोस्तों, तो ये स्थल मार्ग से ही भारत के अंदर आया था और स्थल मार्ग से ही वापस चला गया। ये आप देख सकते हो, जो सिल्क रूट से आया था और सिल्क रूट से ही वापस चला गया। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान आया स्थल मार्ग से था और गया जल मार्ग से था। इत्सिंग जल मार्ग से आएगा और जल मार्ग से ही चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। अब सबसे पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जन्म कहाँ, ह्वेनसांग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो होनान प्रांत जो एक चीन के अंदर है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। तो ये प्रांत का नाम आपको याद रख लेना है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि किस चीनी यात्री का जन्म होनान प्रांत के अंदर हुआ था। तो आपको याद रखना है, ह्वेनसांग का जो जन्म हुआ था वो होनान प्रांत के अंदर हुआ था। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों, इसके उपनाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, किसको वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित, ये 3-4 तरह की उपाधियाँ इनको मिलती है दोस्तों। और ये सारी उपाधियाँ ये भारत की तरफ से मिलती है दोस्तों, आप सभी को ये याद रख लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उपाधि है महायान देव। ये महायान देव जो है, इसको जो महामोक्ष परिषद होती है उसके अंदर इसको मिलती है दोस्तों। जो धर्म सभा होती है हर्षवर्धन के समय, जो धर्म सभा होती है कन्नौज के अंदर, उसमें इसको महायान देव की उपाधि प्रदान की जाती है। और मोक्ष देव की जो उपाधि है दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये अध्ययन और इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, उस समय इसको नालंदा विश्वविद्यालय में इसको मोक्ष देव की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। पुस्तक की अगर बात करें दोस्तों ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। तो सी यू की अगर किसकी पुस्तक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। और ह्वेली नाम का एक इसका दोस्त था, उसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपको जो सी यू का अंग्रेजी अनुवाद याद रखना है। तो सी यू की का अंग्रेजी अनुवाद एस बील और वाटर्स ने किया था। तो इन दोनों ने मतलब अलग अलग अंग्रेजी भाषा का इसका अनुवाद किया था। तो एस बील ने भी किया था और वाटर्स ने भी किया था। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है दोस्तों। तो एक बार और देख लेते हैं, हेनान प्रांत में इसका जन्म होता है, इसको यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। महायान देव, इसको कन्नौज धर्म सभा जो होती है उसके अंदर इसको ये उपाधि हर्षवर्धन के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा मोक्ष देव की उपाधि इसको नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है, अंग्रेजी अनुवाद इसका एस बील और वाटर्स ने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं यात्रा मार्ग की। तो यात्रा मार्ग, इसने मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत आया और इसी मार्ग से वापस चला गया। जिस तरीके से हमने बात की थी दोस्तों, ये स्थल मार्ग से ही ये भारत में आता है। सिल्क रूट जो होता है उसी रूट से भारत आता है और उसी रूट से अपनी यात्रा करके वापस चीन चला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की इसकी यात्रा रहती है। इसके बाद बात करें इसका कुल वर्ष यात्रा, तो 16 वर्ष तक की इसने पूरी यात्रा की थी। ये चीन से जब चला था और दूसरे देशों में घूम घाम कर और भारत में घूमने के पश्चात ये वापस से जब चीन पहुंचता है तो ये 645 ईस्वी में पहुंचता है। तो 629 में ये होनान प्रांत से चलता है और 645 में ये वापस चीन पहुंचता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये चोरी छुपके ये भारत की यात्रा करता है। ये मतलब इसको यात्रा करने की कोई परमिशन नहीं रहती है और ये वहाँ के शासक की बिना परमिशन के ये भारत में आ जाता है। मगर ये भारत से जब ये वापस जाता है 645 में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से भव्य स्वागत चीन के अंदर किया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि किस चीनी यात्री ने भारत के अंदर चोरी छिपे यात्रा की थी। तो चोरी छिपे यात्रा करने वाला जो यात्री था चीनी, वो ह्वेनसांग था और इसने स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की थी और स्थल मार्ग से ये वापस चला गया था। भारत के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो भारत के अंदर इसने कुल 13 वर्ष तक का इसने समय व्यतीत किया है। तो 16 वर्ष तो इसने यात्रा की, मगर भारत के अंदर इसने 13 वर्ष व्यतीत किए। तो 3 वर्ष इसने विदेशों में किए हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो पुस्तक है उसके अंदर 138 देशों की सूची मिलती है। तो हो सकता है इसने छोटे छोटे और भी कई सारे देशों की इसने 3 साल के अंदर यात्रा की होगी। इसके बाद विशेष की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर विशेष है। भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था दोस्तों। जब ये भारत के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहा था, भारत के अंदर जब ये संबंधित स्थानों पर ये अपनी यात्रा कर रहा था, तो गंगा तट के ऊपर समुद्री डाकुओं ने इसको पकड़ लिया था। और आता है इसको शायद 2 बार इसको समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस यात्रा का विवरण को ही अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया था।
तो दोस्तों कनिंघम महोदय जो थे उन्होंने इसकी यात्रा, जो हेनसांग की यात्रा था, जिस जिस जगह पे हेनसांग ने यात्रा की थी उसी यात्रा को आधार बनाकर इन्होंने भी कई सारी चीज़ों की खोज करने की इन्होंने कोशिश की थी। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का संबंध कनिंघम से देखने को मिलता है। तो कनिंघम ने भी सबसे पहले हड़प्पा की यात्रा की थी। तो हड़प्पा की यात्रा इन्होंने, ये जो हेनसांग का यात्रा वृत्तांत था उसी को आधार मानकर इन्होंने यात्रा की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद उसने अपनी यात्रा भारत में गुप्त रूप से की थी दोस्तों। तो यात्रा गुप्त रूप से की थी, हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि चीन का जो सम्राट था उससे इन्होंने परमिशन नहीं ली थी और ये चोरी छिपके, इनको एक दिन ख्वाब आया था और ख्वाब आने के दूसरे दिन ही बाद, मतलब इन्हों को ख्वाब आया था गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इन्होंने के बारे में बताया जाता है कि भारत के अंदर आने का इनका ख्वाब आया और ख्वाब आने के दूसरे दिन ही इन्होंने भारत के लिए यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया चोरी छिपे। और चोरी छिपे ये भारत से जब यात्रा करके वापस जा रहे थे तो इनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है चीन के लोगों के द्वारा। इसके बाद यात्रा वृत्तांत की बात कर लेते हैं। यात्रा वृत्तांत किस तरीके से रहा है, तो भारत के अंदर ये कुल 13 वर्ष रहे हैं। तो 13 वर्षों में भारत के अंदर घूमे फिरे और जानकारियाँ दी, कौन कौन सी जानकारी इकट्ठी की, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, प्रतिलिपियाँ तैयार की। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत के अंदर। वैनसांग नालंदा में अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने एवं महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों का दर्शन हेतु भारत आया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हेनसांग का जो यात्रा का उद्देश्य था, तो आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि हेनसांग ने भारत की यात्रा क्यों की थी। उसका ऑप्शन दे दिया जाएगा, घूमने फिरने के हिसाब से आया था, राजनीतिक उद्देश्य से आया था, धार्मिक उद्देश्य से आया था, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसका उद्देश्य था। तो बौद्ध धर्म के जो संबंधित स्थल थे उनके लिए, बौद्ध ग्रंथों को लिए और उनको नालंदा में इसको अध्ययन करना था। तो ये 3-4 चीज़ें इसके उद्देश्य में शामिल थी। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसने भारत की यात्रा की थी। इसके अलावा जब फाहियान भारत के अंदर आया था दोस्तों, तो फाहियान का उद्देश्य भी बौद्ध धर्म से ही था। कुल मिला के जितने भी चीनी यात्री आते हैं, लगभग सभी यात्रियों का मूल उद्देश्य जो होता है दोस्तों, बौद्ध धर्म के लिए ही उन्होंने भारत की यात्रा की थी। इसके बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा, मतलब ये चीन से निकलकर दोस्तों ये कपिसा पहुँचता है। कपिसा के बाद ये कश्मीर आता है और तब ये कश्मीर पहुँचता है। तो कश्मीर के अंदर कारकोट वंश के राजा दुर्लभ वर्धन का शासन था, जहाँ ये 2 वर्ष रुका दोस्तों। तो ये दुर्लभ वर्धन का शासन रहता है जिस समय ये कश्मीर में आता है। और ये कश्मीर में जब ये दुर्लभ वर्धन का शासन रहता है दोस्तों, तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि उत्तर भारत के किस शासक ने इस दुर्लभ वर्धन से, महात्मा बुद्ध के एक दांत रहते हैं दोस्तों, दांत, यहाँ पे एक विहार होता है, उस विहार के अंदर दांत रखे रहते हैं महात्मा बुद्ध के। तो वो दांत की मांग करता है उत्तर भारत का शासक। तो वो जो बिहार वाले लोग रहते हैं वो मना कर देते हैं देने के लिए। तो दुर्लभ वर्धन को जब ये बात पता चलती है तो दुर्लभ वर्धन उन बिहार वालों से दांत ले जाकर, उनसे लेकर और उस उत्तर भारत के शासक को देकर आते हैं। और वो उत्तर भारत का जो शासक है उस दांत के ऊपर एक अपना स्तूप निर्माण करवाता है दोस्तों। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि दुर्लभ वर्धन के समय किस उत्तर भारत के शासक ने गौतम, जो महात्मा बुद्ध के दांत मांगे थे। तो किसने मांगे थे, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर बात करें दोस्तों यात्रा वृत्तांत में वैनसांग की, तो वैनसांग दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर में पहुंचता है और कारकोट वंश का शासन रहता है और जहाँ पर 2 वर्ष रुकता है और 2 वर्ष रुककर यहाँ पे अध्ययन का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों अगली यात्रा क्या करता है, कश्मीर पहुंच गया। कश्मीर के वो भारत में कुल 13 वर्ष रहा, जिसमें से 6 वर्ष नालंदा में रहा। और नालंदा में जब वो रहा तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे, कुलपति, वो शीलभद्र थे दोस्तों। तो शीलभद्र से योगाचार्य के इन्होंने अध्ययन किया और 1 वर्ष तक यहाँ अध्यापन का कार्य किया। तो दोस्तों इन्होंने 6 वर्ष तो ये टोटल रुका है, जिसमें 5 वर्ष तक तो इन्होंने अध्ययन किया और 1 वर्ष यहाँ पे पढ़ाया। तो मतलब इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि जिस समय इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे, कुलपति थे, वो शीलभद्र थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि हेनसांग ने जब नालंदा की यात्रा की थी तो उस समय कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रख लेना है और ये क्वेश्चन PYQ के रूप में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों
अमरावती में भी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। तो अमरावती भी गया। अमरावती क्यों गया दोस्तों? इसने बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना था, तो वहाँ पे भी जाके इसने बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। अब ये यहाँ पे ये सारी चीज़ों का इसने अध्ययन वगैरह ये सारी चीज़ें कर ली। अब ये करने के बाद दोस्तों ये ताम्रलिप्ति जाता है। ताम्रलिप्ति में बैठकर इन सारे बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार करता है। उसी समय भास्कर वर्मन इसको ताम्रलिप्ति से बुलाता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये दक्षिण भारत भी जाता है, यहाँ से अध्ययन कर लिया, अमरावती चला गया। अमरावती के बाद ये दक्षिण भारत चला जाता है। तो दक्षिण भारत में जब ये जाता है तो पल्लव राजधानी कांची पहुंच जाता है। तो कांची कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे कांची है। तो ये चलकर ये भाई साहब कांची आ गए। अब जब ये कांची आते हैं तो कांची में पल्लव वंश का शासन रहता है। अब पल्लव वंश का शासन रहेगा तो कौन सा यहाँ का शासक है? तो तत्कालीन शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक माना जाता है, महामल्ल जिसकी उपाधि होती है। और नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो जो मंदिर हैं, रथ मंदिर हैं कांची के अंदर, वो सभी मंदिरों का निर्माण मामल्लपुरम में सभी मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। रथ मंदिरों का जो 8 मंदिर हैं, सप्त रथ मंदिर कहा जाता है, मगर संख्या में उनकी 8 होती है। उन मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया जाता है, मामल्ल शैली के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। कांची में जब पहुंचा था नरसिंह वर्मन प्रथम था, और कश्मीर में जब था दोस्तों तब कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन था। यह आपको याद रखना है। इसके बाद सीयूकी में उपलब्ध विवरण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सीयूकी क्या है दोस्तों? इसने जो यात्रा वृत्तांत पूरा किया है, तो यहाँ से भारत से जाने के बाद अपना पूरा यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ के अंदर इसने उत्कीर्ण किया है। तो सीयूकी में के अंदर इसने 138 देशों का वर्णन किया है। तो कुल मिला के 138 देशों के अंदर, अब देश किस तरीके से होते हैं दोस्तों? भारत के अंदर मालवा एक देश हो गया, मगध एक देश हो गया, कांची गया वो एक देश हो गया। तो इस तरीके से भारत के अंदर ये 20-25 देशों में तो भारत में घूम लिया। जैसे कश्मीर गया तो कश्मीर भी एक देश हो गया। इसके अलावा इस भास्कर वर्मन के लिए कामरूप गया तो वो भी एक देश हो गया। तो यहाँ पे 8-10-15 देश तो इसके ऐसे हो गए। तो इस तरीके से छोटे छोटे देशों में इसने यात्रा की होगी, तो इस हिसाब से 138 देश इसके हो जाते हैं। वह कांची के लोगों को विद्या का प्रेमी तथा कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि बताता है। तो कांची क्या है दोस्तों? पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची, उसको विद्या के प्रेमी तथा कांची को, उसी शहर को धर्मपाल बोधिसत्व जो है बौद्ध धर्म के, उनकी जन्मभूमि बताता है। इसके बाद कनिष्क के बारे में बुद्ध की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। गौतम बुद्ध ने जो है 400 वर्ष पूर्व दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कनिष्क के 400 वर्ष पूर्व, जब गौतम बुद्ध थे उस समय की बात है, तो उस समय इन्होंने 400 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि एक कनिष्क नाम का राजा होगा जो कश्मीर के ऊपर शासन करेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने भविष्यवाणी के रूप में कही थी। उसी भविष्यवाणी का उल्लेख किसने किया दोस्तों? ह्वेनसांग ने किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। इन्होंने उल्लेख किया, महाराष्ट्र में जब अमरावती में थे तो वहीं पे उन्होंने उसके बारे में उल्लेख किया। तो महाराष्ट्र के बारे में लिखा है कि जब कोई योद्धा युद्ध भूमि में हार कर आता था तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता था। तो दंड क्यों नहीं दिया जाता देख लेते हैं। बल्कि उसे औरत की पोशाक पहनाई जाती। इससे वह इतना शर्मिंदा होता था कि वह सोचता था कि इससे तो अच्छा युद्ध भूमि में ही मर जाना बेहतर होता। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ये रूल था, क्योंकि अगर युद्ध भूमि से अगर बचकर या भागकर आ जाता था तो उसे औरत की पोशाक पहनाई जाती थी और उसे शर्मिंदा किया जाता था। तो इस बात की जानकारी किसने दी है? ह्वेनसांग ने दी है। ह्वेनसांग ने, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी इन्होंने यात्रा की थी, अमरावती के अंदर बैठकर उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो वहीं पे इन्होंने ये उल्लेख किया है। इसके बाद और क्या उल्लेख किया ह्वेनसांग ने अपनी सीयूके के अंदर? मणिपुर और सिंध देश के शासकों को शूद्र बताया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ह्वेनसांग ने कहाँ के शासक या किस प्रदेश के शासकों को शूद्र बताया है? तो मणिपुर और सिंध देश के शासकों को शूद्र बताया। कामरूप उज्जैन और महेश्वर के राजा को ब्राह्मण बताया दोस्तों। तो कामरूप, उज्जैन और महेश्वर के राजा को ब्राह्मण बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कन्नौज के राजा को वैश्य बताया। तो कन्नौज के अंदर वर्धन वंश के शासकों का उल्लेख कहा, वर्धन वंश के शासकों के बारे में जानकारी दी है। तो वर्धन वंश के जो शासक थे जैसे कि हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इन लोगों को इसने वैश्य बताया। तो वैश्य को इसने फीसो जाति का बताया। तो फीसो जाति का संबंध वैश्य से माना जाता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नालंदा से कन्नौज तक की जो यात्रा थी इसकी, किस तरीके से नालंदा के बाद ये
भास्कर वर्मन के दरबार में जाता है, फिर भास्कर वर्मन के दरबार से हर्षवर्धन के दरबार में जाता है। तो ये यात्रा किस तरीके से हुई है ये हम समझ लेते हैं दोस्तों। जब ये नालंदा में था, तो नालंदा में था तभी उस समय कामरूप का शासक भास्कर वर्मन का निमंत्रण मिला, परंतु जाने से इनकार कर दिया। तो भाई साहब इन्होंने एटीट्यूड दिखाया और नालंदा में रहकर कि भाई मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे पढ़ने वढ़ने दो, आपका जो भी इनविटेशन आया मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ। तो भास्कर वर्मन ने कहा कि यार आजा यार मतलब मेरे यहाँ पे भी आ जाओ और मैं भी मेहमान नवाजी आपकी कर दूंगा। मगर ह्वेनसांग भाई साहब ने मना कर दिया इनसे कि नहीं, मुझे तो नहीं आना, मैं पढ़ने वढ़ने आया और मेरा जो उद्देश्य है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्र करना, ये सारी चीज़ों करना है मुझे तो इतना टाइम नहीं कि मैं पिकनिक मनाने आया हूँ तो आपके यहाँ में आ जाऊँ। तो भास्कर वर्मन ने फिर इनको अल्टीमेटम दिया। कहा कि भास्कर वर्मन ने क्या कहा कि मैं अपनी सेना एवं हाथी भेजकर नालंदा को मिट्टी में मिला दूंगा। तो जब भाई साहब ने ये बात बोली तभी ह्वेनसांग की सिट्टी पिट्टी गुल हुई और ह्वेनसांग भाई साहब चल दिए राजधानी की तरफ, इनको जाना पड़ा। तो ये बात इन्होंने कामरूप के शासक ने जब इनको अल्टीमेटम दिया तब जाकर ये कामरूप के दरबार में पहुंचे, भास्कर वर्मन के दरबार में। अब भास्कर वर्मन के दरबार में जब ये पहुंचते हैं तो इनका एक समकालीन इनका दोस्त होता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक था, हर्षवर्धन को सब चीज़ें चाहिए थी। उन्होंने तो मतलब पुलकेशिन द्वीप के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और लोगों के मतलब पंच भारत का स्वामी बन के बैठ गए थे। पंच भारत के अंदर खूब काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रखा था, तो इनके थोड़े हाई लेवल था। तो हर्षवर्धन को पता चला कि यार कोई चीनी यात्री आया है और काफ़ी अच्छा लेखक और काफ़ी बौद्ध धर्म से रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान है। तो हर्षवर्धन ने बोला कि यार कौन के पास है ये इंसान। तो किसी ने बताया कि कामरूप के दरबार के अंदर जो भास्कर वर्मन है उसके यहाँ है। तो इन्होंने फ़ोन लगाया भास्कर वर्मन को, यार मेरे पास वो पहुंचा हुआ आदमी तेरे पास जो आया है। तो भास्कर वर्मन ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं पहुंचा सकता, मेरा सर पहुंचा सकता हूँ, मैं उस आदमी को नहीं पहुंचाऊँगा। मगर बाद में जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा भास्कर वर्मन ने कि नहीं यार, अगर ऐसा कुछ किया, इनसे दुश्मन मोल लिए और दोस्ती भी अलग है और इन्होंने तो पांच भारत का स्वामी बन के बैठे हुए हैं, हो सकता है मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो फिर भास्कर वर्मन चलता है कि अपने दरबारी को लेकर जो ह्वेनसांग है उसको साथ लेकर हर्षवर्धन के दरबार में पहुंच जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा से कहा कि उस चीनी यात्री को भेज दे। तो भास्कर वर्मन ने कहा कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। तो मतलब मैं सिर दे दूंगा मगर वो यात्री नहीं दूंगा। ये बात किसने कही है? भास्कर वर्मन की। मगर भास्कर वर्मन ने ये बात तीक में तो बोल दी, फिर बाद में इसके दरबारियों ने, इसके मंत्री संतरियों ने इसको समझाया होगा या इसने खुद रियलाइज़ हुआ होगा कि यार इससे जो दुश्मनी लेना मोल नहीं है, क्योंकि इसने शशांक सरीकों के लोगों को मारा है। तो फिर लेकिन कामरूप के शासक खुद उसको लेकर कन्नौज आया और हर्ष को सौंप दिया। तो ये हर्ष को सौंप देता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तो कन्नौज की यात्रा इस तरीके से होती है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर जो हर्ष का जो शासन होता है उसी के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय होता है। मगर हर्षवर्धन की और ह्वेनसांग की यहाँ पे कोई भेंट नहीं हो पाती है। इसकी भेंट होती है दोस्तों जब ये कामरूप के शासक के द्वारा कन्नौज दरबार में पहुँचाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जब ये हर्षवर्धन के दरबार में चला जाता है ह्वेनसांग, तो हर्षवर्धन के बारे में क्या जानकारी देता है हम देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन को ये शिलादित्य कहता है। हर्षवर्धन को ये शिलादित्य कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसने शक्रादित्य किसको कहा है दोस्तों, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप, मुझे लगता है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो इसलिए पसंद नहीं आ रही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसलिए अब बात कर लेते हैं आगे। कमेंट जरूर कर लेना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उनका कमेंट्स जरूर करें। शक्रादित्य के बारे में आपको बताना है। और दांत वाला हमने फैक्ट पूछा कि दुर्लभ वर्धन से दांत की मांग किसने की थी, वो आपको बताना है। अब देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो दोस्तों हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य कहा है। उसके अनुसार हर्षवर्धन ने 30 वर्षों तक युद्ध किया। दोस्तों जैसे इसका जो हर्ष का जो बड़ा भाई होता है दोस्तों राज्यवर्धन द्वितीय, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या होने के बाद ये कन्नौज की गद्दी पर पहले तो बैठता नहीं है, फिर बाद में सभी लोग इसको मनाते हैं, फिर ये कन्नौज की गद्दी पर बैठता है और कन्नौज की गद्दी पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा युद्ध और काफ़ी ज़्यादा ये साम्राज्य का विस्तार करता है। तो उसके बारे में बताया कि 30 वर्षों तक निरंतर युद्ध किया और विजय करने के बाद अपने शस्त्र रख दिए और सब जगह शांति से शासन किया। तो दोस्तों 30 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात शांति से शासन किया, इस बात का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है।
हेनसांग ने पंच भारत में जीव हेनसांग ने उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन ने पंच भारत में जीव हत्या तथा मांस भोजन अपराध बताकर मना कर दिया। मतलब नॉन वेज के ऊपर इसने बैन लगा दिया कि भाई जीव हत्या नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं तो बौद्ध धर्म के ऊपर प्रभावित, जैसे अशोक ने जो काम किया था वही काम हर्षवर्धन कर रहा है। हर्षवर्धन ने प्राणी मात्र की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस तरीके से अशोक ने लगाया उसी तरीके से हर्षवर्धन ने लगा दिया, तथा स्वयं भी इसका पालन करता था। उसने मांस खाने पर रोक लगा दी। तो इस बात का उल्लेख हर्षवर्धन के संबंध में वेनसांग ने किया है। इसके बाद देख ले दोस्तों भारत के बारे में क्या जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। वेनसांग के अनुसार भारत को ब्राह्मणों का देश बताया गया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पीवाईक्यू के रूप में पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर तो ये लगभग 2-3-4 बार आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि किसने ब्राह्मणों को देश कहा है, मध्य देश को। तो भारत को ब्राह्मणों का देश जो कहा है वो वेनसांग ने कहा है। और शूद्रों को कृषक बताया दोस्तों, क्योंकि गुप्त उत्तर काल के अंदर शूद्रों की जो स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सुधार देखने को मिल रहा था दोस्तों। तो कृषकों का कृषक बताया किसको, शूद्र वर्ग, जिसको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया जाता था प्राचीन काल के अंदर, उसका उत्थान हमको देखने को मिलता है गुप्त उत्तर काल के अंदर। भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा नहीं थी, इस बात का भी उल्लेख इसने कहा है दोस्तों, जबकि ये चीज़ें गलत मानी जाएगी, क्योंकि सती प्रथा का भी उल्लेख था, क्योंकि गुप्त काल के अंदर आपको पता होना चाहिए सती प्रथा हुई थी और विधवा विवाह भी चलता था। ये बात की जानकारी इसने गलत दी है। अपने विवरण में बौद्ध धर्म को बहुत उन्नत अवस्था में चित्रण किया है। वह बौद्ध धर्म के पतन को स्वीकार नहीं करता, जबकि ये बात गलत है दोस्तों। जिस समय भारत के अंदर आया था उस समय बौद्ध धर्म पतन के ऊपर चल रहा था, यहाँ पे वैदिक धर्म का उत्थान देखने को मिल रहा था दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें गलत बताई गई है। उसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहासकार नियुक्त होते थे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखना है कि किस यात्री ने बताया कि भारत के अंदर इतिहासकार नियुक्त होते थे। तो हेनसांग ने ये बात बताई है। अश्वघोष, ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों। अश्वघोष, देव, नागार्जुन एवं कुमार जीव को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ माना है। तो ये आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शक शक्ति नहीं थी या कौन मार्गदर्शक शक्ति थी। अगर एनटीयू-यूजीसी नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो चारों को नाम दे दिया जाएगा और नीचे कोड दे दिया जाएगा, इनमें से 2, इनमें से 1, इनमें से 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपको चारों नाम याद रखना है। अश्वघोष, देव, नागार्जुन एवं कुमार जीव, तो ये चारों के नाम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इनको 4 मार्गदर्शक शक्ति बताई है, किसने बताई है, वेनसांग ने बताई है। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है ये देख लेते हैं। हर्षवर्धन को फिशियो जाति का यानी कि वैश्य जाति का बताया, ये आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था। उसके अनुसार बौद्ध धर्म 18 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। जिस समय भारत के अंदर ये यात्रा कर रहा था हेनसांग, उस समय बौद्ध धर्म की जो 18 संप्रदाय थे उसके बारे में इसने उल्लेख किया है कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन है 18 संप्रदाय के अंदर हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय को उल्लेख करने वाला प्रथम यात्री है दोस्तों। हालांकि इससे पहले जो फाहियान था उसने नालंदा की यात्रा तो की थी, मन नालंदा की यात्रा की उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के समय। तो इस हिसाब से नालंदा विश्वविद्यालय को उल्लेख करने वाला प्रथम यात्री वेनसांग था। फिर इसके बाद जब इत्सिंग आएगा तो इत्सिंग भी नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करेगा। इसके अनुसार भारतीय अधिकतर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, भारत में बेगार नहीं लिया जाता था। तो ये बातें इसने गलत बता दी है दोस्तों, जबकि भारत के अंदर बेगार वगैरह ये चीज़ें ली जाती थी। हालांकि सामंतवाद के बाद आने के बाद ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई थी। भारत में प्रजा पर उदारता पूर्वक कर लगाया जाता था, ये बात भी उल्लेख किया है दोस्तों। राजा किसानों से अनाज उत्पादन का 6ठा भाग कर के रूप में लेता था। तो 1/6 कर इसने बताया, ये बात की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं। भारतीय वर्णमाला के निर्माण में भारतीय वर्णमाला जो है उसका निर्माण ब्रह्मा ने किया है और इन वर्णों की संख्या 47 बताई है। 47 वर्णमाला की संख्या बताई है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि वेनसांग के अनुसार भारतीय वर्णमाला की संख्या कितनी है, 30, 35, 36, 47। तो आपको 47 लगाना है। भारत में बालकों की शिक्षा सिद्ध वस्तु नामक ग्रंथ से करवाई जाती थी। दोस्तों ये आपका शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है कि भारत के अंदर जो बालक वगैरह ये पढ़ते हैं इन लोगों का सिलेबस मतलब जो पैटर्न है परीक्षा
पढ़ाने का तरीका है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में जानकारी इसने दी है। तो सिद्ध वास्तु नामक पुस्तक बालकों के लिए पढ़ाई जा रही है। इसके बाद इसकी वापसी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये तो स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही चला गया। तो अब स्थल मार्ग से चला गया तो ये छठी जो महामोक्ष परिषद हुई थी, उसी महामोक्ष परिषद के पश्चात ये अपने देश वापस चला जाता है। तो महामोक्ष परिषद 644 में होती है। हर्षवर्धन के समय उसने हर्षवर्धन से स्वदेश लौटने की अनुमति ली। तो हर्षवर्धन से बोल दिया कि भैया मुझे घर जाना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे भी बाल बच्चे परिवार वालों को देखना है। तो 13 साल तो मैंने यहाँ पे बिता दिए, हालांकि मुझे 16 साल हो चुके हैं घर से निकले हुए, तब मुझे घर जाना है। तो हर्षवर्धन ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आप जा तो रहे हो, हमारे एक साथी को लेकर जाओ, वो साथी आपको सुरक्षित बिल्कुल छोड़ देगा। सुरक्षित क्यों छोड़ देगा? क्योंकि ये जब आया था तो उस समय इसको डाकुओं ने पकड़ लिया था। तो इसने कहा कि यार एक मुझे बॉडीगार्ड दो। तो बॉडीगार्ड के रूप में हर्षवर्धन ने किसे पूछा? जालंधर के राजा उदित को पूछा कि भाई जा छोड़ के जा यार इनको। तो ये सीमा तक पहुंचाने हेतु नियुक्त किया गया था। तो ये सिल्क रोड पर छोड़कर आ गए थे। तो जालंधर के राजा उदित। उसके बाद वेनसांग बुद्ध की अब वेनसांग क्या करता है? अब ये जा तो रहा है, मगर जाने के साथ अब कुछ तो चीज़ें लेकर जाएगा साथ में। अब ये इतना बावला इंसान है, ये अपने साथ बुद्ध की चंदन की मूर्ति भी लेके गया, बुद्ध के अवशेष भी लेके गया, इसके साथ 657 बौद्ध ग्रंथ भी ले गया चोरी से। अब चोरी से ले गए जो ले गए, हमारी आगे जाके नदी के अंदर ये डुबो देता है दोस्तों। तो यह कई सारे ग्रंथों को वहाँ पे डुबा देता है और फिर बाद में चीन जाकर ये लेटर लिखता है कि यार मैंने जो वो ग्रंथ वगैरह गिरा दिए उनकी प्रतिलिपि तैयार करके पहुँचा दो। तो ये सारी चीज़ें ये बाद में जाके वापस से करता है। तो ये ग्रंथ तो ले गया, हमारे ग्रंथ को नदियों के अंदर डुबो देता है। डुबो देता है का मतलब ये गिरा देता है। और ये भारत में स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही ये चला गया। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आप सभी को इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ हेल्प मिली है या कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे ज़रूर बने रहे, क्योंकि हाल ही में हमारा NTUGC नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जून के अंदर एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे बराबर मिलती रहेगी। इसके अलावा जो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि 15-17 क्वेश्चन तो आपके अभी तक देखे जा चुके हैं और वीडियो का निरंतर डली जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हमारी वीडियो से देखने को मिलेगी। तो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।